हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 9 मार्च के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। हम लोग ये एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे। चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले बता दें कि ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं इन क्लास और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर। हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट नंबर। शुरुआत करें क्लास की, लेकिन उसके पहले हम ये प्रॉमिस चाहते हैं आपसे कि आप क्लास 20 में स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और स्ट्रक्चर्स हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हरियाणा गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्याज एसेंट टू ए लॉ regulating private sector hiring portends potentially perilous slide in India's investment climate and its socio-economic framework। बहुत बड़ा सेंटेंस है, आप परेशान हो जा रहे होंगे सोच के कि इतना बड़ा सेंटेंस, लेकिन देखिए ये वर्ब है इसमें, और इस वर्ब के लिए ये पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या का सहमति पोर्टेंड करता है एक पोटेंशियली पेरिलस स्लाइड को। ठीक है, सहमति उन्होंने जो दी, जो एसेंट दिया, देखिए एसेंट वर्ड जब यूज किया गया है आप अच्छे से देखेंगे तो एसेंट टू प्रीपोजिशन लेता है। एसेंट टू, और जिस चीज की सहमति या अनुमति दी जाती है वो उसके बाद लिखा जाता है एसेंट टू समथिंग, है ना। इस प्रीपोजिशन को गौर करें एसेंट के लिए। ठीक है, बराबर आप इसके कह सकते हैं अप्रूवल ऑफ समथिंग। इसी बात को अगर आप अप्रूवल से कहना चाहेंगे तब ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। तो हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या ने सहमति दिया, एसेंट दिया एक कानून को। वो कानून क्या कर रहा है? वो कानून करेगा दैट विल रेगुलेट। रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करना। किस चीज को? प्राइवेट सेक्टर हायरिंग को। मतलब प्राइवेट कंपनियां किनको हायर करेंगी और कैसे हायर करेंगी और कब हायर करेंगी, इन सब बातों को कंट्रोल करने वाला एक कानून बनाया गया हरियाणा में, और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या की सहमति मिल गई। और ये जो सहमति है वो दर्शाता है एक पोटेंशियली पेरिलस स्लाइड, संभावित रूप से खतरनाक गिरावट। स्लाइड यदि किसी चीज में है तो गिरावट है। स्लाइड इन समथिंग, स्लाइड मतलब डिक्लाइन, तो स्लाइड इन समथिंग मतलब डिक्लाइन इन समथिंग। तो कोई चीज में गिरावट को यह दर्शाता है। कौन दर्शाता है? नारायण साहब का जो सहमति है। मतलब इससे पता चल रहा है कि होने की संभावना है। स्लाइड किस चीज में? इंडिया के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में, और इसके मतलब इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। बात समझ में आया? मतलब क्या है कि आर्या साहब ने जो अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया इस कानून को, एक ऐसा कानून जो प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग पर नियंत्रण करेगा कि कितने, कब, कैसे, किसको हायर करना है। इससे इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी इंडिया में, और सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी गिरावट आएगी। कैसे? यही तो पूरे आर्टिकल में समझना है। चलिए समझते हैं। द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। कानून का नाम रखा गया हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इस कानून में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो नियुक्ति की जाएगी, हायरिंग की जाएगी, लोकल कैंडिडेट्स की जाएगी। ठीक है, और ये 2020 में एक कानून बना। उसमें जरूरत है, सीक्स टू एंश्योर, चाहता है, सीक्स मतलब वांट्स, टू एंश्योर, एंश्योर के बाद दैट, और दैट के बाद पूरा क्लाउज। तो सुनिश्चित करना चाहता है, ये कानून सुनिश्चित करना चाहता है कि 75% ऑफ ऑल जॉब्स विथ ग्रॉस मंथली सैलरीज अप टू 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया मंथली सैलरी तक वाले जितने भी जॉब्स हैं उनका 75%
आर प्रोवाइडेड, दिया जाए, टू द स्टेट्स ओन रेसिडेंट्स, राज्य के अपने निवासियों को। मतलब भयानक कानून बना दिया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। ये एकदम मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बड़ा चुनावी पैंतरा है कि हरियाणा की सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट लाया 2020 में, और उस एक्ट में ये प्रस्तावना की गई, कहा गया कि ये कानून चाहता है कि सुनिश्चित कर दिया जाए 75% सभी जॉब में से। कौन से जॉब्स में से? जिनका मंथली सैलरी अप टू 50,000 रुपीज पर मंथ है, वो दिए जाएं 75% ऐसे जॉब स्टेट के अपने रेसिडेंट्स को। भयानक बात है। देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, हम आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं इसमें से, ठीक है। देखिए ऑल जॉब्स विथ ग्रॉस मंथली सैलरी अप टू, तो नाउन प्लस विद प्लस नाउन, ये बाद में विथ प्लस जो नाउन है ना, इसको हम लोग फर्स्ट नाउन के लिए, इस फर्स्ट नाउन, ये सेकंड नाउन हो गया ना, इस फर्स्ट नाउन के लिए एडजेक्टिव के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ए मैन विद ए कैप, ए मैन विद ए कैप मतलब टोपी वाला आदमी, टोपी वाला आदमी, मैन प्रीपोजिशन फिर दूसरा नाउन, ये पूरा प्रीपोजिशन प्लस दूसरा नाउन इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आदमी कैसा? टोपी वाला। उसी तरह नौकरियां कैसी? जिनकी मंथली सैलरी जो है 50,000 तक वाली नौकरियां किसको प्रोवाइड की जाए? प्रोवाइड की जाए स्टेट ओन रेसिडेंट्स को। प्रोवाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? प्रोवाइड मतलब देना, मुहैया कराना, अवेलेबल करवाना। प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, ठीक है, समबडी को समथिंग देना, टू प्रीपोजिशन, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में लिखें तो ये समथिंग जो है आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे, समथिंग बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड टू समबडी, समथिंग बी प्रोवाइडेड टू समबडी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लैमर फॉर प्रिजर्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सन्स ऑफ द सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल मतलब लोकल रेसिडेंट्स, वहां के मूल निवासी जो है उनको सन्स ऑफ द सॉइल कहा गया, इज ए रिकरेंट थीम नाउ। क्लैमर फॉर, ये जो क्लैमर है ये डिमांड के सेंस में यहां यूज किया गया है। ये जो मांग बढ़ रही है कि प्रिजर्व किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट को प्रिजर्व किया जाए। प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। प्रिजर्व मतलब कीप सेफ, ठीक है। यहां पर प्रिजर्व का यूज किया है एडिटर ने, लेकिन एडिटर को और अच्छा वर्ड रिजर्व यूज करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, रिजर्व कर दिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। तो बेहतर होता कि यहां पर वो क्या यूज करते? रिजर्व, ठीक है। तो रिजर्व इकोनॉमिक एक्टिविटी सन ऑफ द सॉइल के लिए, लोकल रेसिडेंट्स के लिए, इज ए रिकरेंट थीम नाउ। यदि कोई थीम रिकरेंट है, इसका मतलब बार बार उसको लोग दोहरा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं उसको। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश हैड पास्ड ए सिमिलर लॉ इन 2019। 2019 में आंध्र प्रदेश ने इसी तरह का एक कानून पारित किया था। एंड मध्य प्रदेश सीएम हैज प्रॉमिस्ड वन टू रिजर्व 70% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। और मध्य प्रदेश के सीएम ने भी वादा कर दिया है कि वह 70% को, देखिए यहां रिजर्व यूज किया गया ना, कि वो रिजर्व कर देंगे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को। किसके लिए? उन्हीं के लिए, लोकल रेसिडेंट्स के लिए, सन ऑफ द सॉइल के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, ठीक है। आपको क्या लगता है? अपना राय जरूर बताइए कि हर एक स्टेट अपने यहाँ के नौकरियों को, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को अपने यहाँ के लोकल लोगों के लिए इतनी बड़ी संख्या में यदि रिजर्व करके रख लेगा तो देश के लिए, आम जनता के लिए, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए ये एक सही बात होगी या गलत बात होगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा's law could face legal challenges।
हरियाणा के कानून पर भी जो लॉ बनाया गया है इस पर लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं, लाइक एपीज डिड, जैसा कि आंध्र प्रदेश के कानून के साथ हुआ था, क्योंकि इट ऑस्टेंसिबली, स्पष्ट रूप से, मतलब अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, फ्लाइज इन द फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, वायलेशन है, स्पेशली आर्टिकल 19(1)(g एंड आर्टिकल 16(2). दो आर्टिकल है, 19(1)(g और आर्टिकल 16 का 2, ये दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लंघन करते हुए हरियाणा की सरकार ने यह कानून बनाया, स्पष्ट है। आगे बढ़े। ऑपरेशनली द लॉ इम्पोजेज, इम्पोज मतलब थोपना, ओनरस एंड कंटेंसस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कठिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यदि कहा जा रहा है कि ओनरस रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में काफी चुनौतियां आएंगी, काफी मुश्किलें आएंगी, और कंटेंसस रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में काफी विवाद का सामना करना पड़ेगा, वो विवादास्पद है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन की पर्सनल ऑफ फर्म्स। ठीक है, देखिए इम्पोज स्ट्रक्चर मिला ना, इम्पोज समथिंग ऑन somebody, somebody पर समथिंग को थोप देना, ऑन प्रीपोजिशन। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, इम्पोज वर्ब हो गया, समथिंग के रूप में ओनेरस एंड कंटेंसस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये पूरा का पूरा आ गया आपका समथिंग के रूप में, ये पूरा समथिंग हो गया आपका। ठीक है, और ऑन हो गया, ये ऑन प्रीपोजिशन हो गया ये वाला, और somebody के रूप में हो गया की पर्सनल ऑफ फर्म्स। पर्सनल को समझिए, पर्सनल वर्ड को समझिए। ठीक है, PERSONNEL, पर्सनल, ये एक नाउन है भाई। पर्सनल क्या है? एक नाउन है। इसका मतलब होता है कर्मचारी, स्टाफ या एम्प्लॉय या ऑफिशियल, स्टाफ, एम्प्लॉय या ऑफिशियल। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हम बोलेंगे पर्सनल, PERSONAL। पर्सनल जब बोलेंगे तो ये भाई साहब एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब होगा रिलेटेड टू वन पर्सन, रिलेटेड टू, गलत लिखा गया, इसको साफ करके, रिलेटेड टू ए पर्सन, रिलेटेड टू ए पर्सन। भजन चल रहा है मंदिर में, वो आवाज भी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, इन द स्टेट इंक्लूडिंग दोज विथ एज फ्यू एज 10 एम्प्लॉइज। ये जो है काम, ये कानून जो है इम्पोज कर रहा है एक कठिन और विवादास्पद रिस्पॉन्सिबिलिटी उन की पर्सनल पर, मुख्य ऑफिशियल्स पर। की यदि कोई है तो इंपॉर्टेंट है, उसके हाथ में डिसीजन है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो किसी भी फर्म के होंगे राज्य में, इंक्लूडिंग उन सभी फर्म्स के साथ साथ जिनमें कम से कम 10 एम्प्लॉई हैं, उन सब पर यह कानून लागू हो जाएगा। देयर आर 3 क्रिटिकल एक्शन पॉइंट्स। एक्शन पॉइंट्स का मतलब वैसे पॉइंट्स जिस पर एक्शन लेना है, जिस पर कार्रवाई करनी है, बिजनेस के लिए है। अटैच्ड टू सीवियर मॉनेटरी पेनल्टीज फॉर परसीव्ड नॉन कंप्लायंस। भयानक कानून बनाया गया है, मीन्स 3 क्रिटिकल एक्शन पॉइंट्स हैं फॉर बिजनेसेस, जुड़े हैं सीवियर मॉनेटरी पेनल्टीज से, कि अगर उनका उल्लंघन किया गया तो हैवी आपको मॉनेटरी पेनल्टी लगेगा, आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। फॉर परसीव्ड नॉन कंप्लायंस, अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, मतलब अवहेलना कर दिया उस कानून का, समझा गया यदि कि आपने अवहेलना किया है, तो आप पर मॉनेटरी पेनल्टीज लगा दिया जाएगा। दे नीड टू रजिस्टर, दे मतलब जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज नीड टू रजिस्टर एवरी एम्प्लॉय अर्निंग 50,000 ऑन एन ऑफिशियल पोर्टल। मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं राज्य में, हरियाणा में, उनको करना पड़ेगा नीड टू प्लस V1,
नीड टू प्लस V1, इसका मतलब हो गया हैव टू प्लस V1, मतलब उनको करना ही करना, जरूरी है उनके लिए करना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। हर एक इंप्लॉई को अर्निंग, जो अर्न कर रहे हैं, अर्निंग पूरा रिलेटिव क्लाउज का ओमिशन है। कौन सा रिलेटिव क्लाउज, हु इज अर्निंग, ये पूरा नहीं लिख करके अर्निंग सिर्फ लिख दिया गया है। ये ओमिट किया जा सकता है रिलेटिव क्लाउज को प्रेजेंट पार्टिसिपल से। 50,000 ऑन एन ऑफिशियल पोर्टल, एक ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर सभी इंप्लॉई को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड एम्प्लॉइंग 75% ऑफ लोकल्स इन सच जॉब्स, माय गॉड, और ये भी रजिस्टर करना पड़ेगा कि आपने 75% लोकल्स को ऐसे जॉब के लिए इंप्लॉय किया है, नियुक्त किया है। प्रिज्यूमेबली बाय रिमूविंग एग्जिस्टिंग नॉन हरियाणवी एम्प्लॉयज बियॉन्ड द 25% लिमिट, मतलब अगर किसी कंपनी में 25% से ज्यादा नॉन हरियाणवी एम्प्लॉयज हैं, 50,000 के तक के जॉब पर, 50,000 तक के पोस्ट पर, सैलरी वाले पोस्ट पर, तो उनको हटा करके आपको 25% लाना है, और 25% से जितना एक्स्ट्रा फालतू है उसको हटा करके आपको हरियाणा के लोकल लोगों को इंप्लॉय करना पड़ेगा। भयानक बात है। मोस्ट प्रीपोस्टेरस इज सीकिंग एग्जेम्पशंस, सबसे रिडिकुलस बात, प्रीपोस्टेरस मतलब रिडिकुलस, यदि कोई चीज रिडिकुलस है तो हास्यास्पद भी है, घृणास्पद भी है। तो मोस्ट रिडिकुलस चीज ये है कि एग्जेम्पशंस चाहिए टू द लॉ। फर्म्स कैन हायर आउटसाइडर्स बाय प्रूविंग दैट लोकल कैंडिडेट्स फॉर ए डिजायर्ड स्किल आर नॉट अवेलेबल। देखिए जाहिर सी बात है, ऐसे कानून से जो आपको एग्जेम्पशन चाहिए, छूट चाहिए, एग्जेम्पशंस का मतलब राहत, रिलीफ, आप एग्जेम्पशंस का मतलब समझ सकते हैं क्या है, रिलीफ है ना। तो आपको रिलीफ चाहिए, तो जो रिलीफ है वो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। रिडिकुलस इसलिए है कि कहा जा रहा है कि फर्म्स कैन हायर आउटसाइडर्स, हरियाणा के लोगों को छोड़ के फर्म्स आउटसाइडर्स को हायर कर सकते हैं, ये साबित करने के द्वारा कि लोकल कैंडिडेट्स फॉर ए डिजायर्ड स्किल आर नॉट अवेलेबल, कि जिस स्किल के लिए लोकल कैंडिडेट्स चाहिए, लोकल में वो कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बाहर वालों को नियुक्त किया जा रहा है। सोचिए कितना हास्यास्पद बात है ये सब, कौन ये सब कानून बनाता है यार। अपार्ट फ्रॉम द पावर टू एंटर फर्म्स प्रीमिसेस फॉर इंस्पेक्शन, मतलब फर्म के प्रीमिसेस में इंस्पेक्शन के लिए एंटर करने के पावर के अलावे ऑफिशियल्स विल डिसाइड, ऑफिशियल्स ये भी डिसाइड करेंगे इफ अ फर्म कैन हायर एन आउटसाइडर और शुड ट्रेन लोकल कैंडिडेट्स, कि क्या किसी फर्म को आउटसाइडर को हायर करना चाहिए या फिर लोकल को ट्रेनिंग देना चाहिए। देखिए यहां और से दूसरा ऑप्शन जुड़ा है ना, तो यहां इफ तो ठीक है, लेकिन बेस्ट होता है यहां पर कि वेदर लिखा जाता है, वेदर के साथ और का ऑप्शन चलता है। ऑफिशियल्स ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या, तो ऑफिशियल्स को किसी भी फर्म के प्रीमिसेस में, प्रांगण में इंस्पेक्शन के लिए घुसने का पावर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ऑफिशियल्स ये डिसाइड करेंगे कि फर्म आउटसाइडर को हायर कर सकता है या फिर उसको लोकल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देना चाहिए हायर करने के बदले। इंस्टीड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के बजाय, टिल दे बिकम प्रोफिशिएंट इनफ, और तब तक ट्रेनिंग देनी चाहिए होगी उनको जब तक कि वो प्रोफिशिएंट ना बन जाए, निपुण ना बन जाए। ठीक है, देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, प्रोफिशिएंट के बाद एनफ है, किसी भी पॉजिटिव डिग्री के बाद हम लोग एनफ का यूज कर सकते हैं, और इसका अर्थ क्या आएगा, एक एग्जांपल से समझिए। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक दिस लॉक, ठीक है, मतलब कि वह इतना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग इनफ है
कि वह तोड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग इनफ के बाद 2+V1 आएगा। अगर हम इस सेंटेंस को दो भाग में तोड़ना चाहें तो ऐसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस में तोड़ के, ही कैन ब्रेक दिस लॉक, वह इस ताले को तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वह जितना इसके लिए होना चाहिए उतना मजबूत है, उतना ताकतवर है। ठीक है, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इवन इफ, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आ रहा है। इवन इफ दिस हार्क्स बैक टू एन इंस्पेक्टर राज सिस्टम। हार्क बैक का मतलब रिमाइंड्स, हार्क बैक के साथ टू ना होता है, रिमाइंड ऑफ होता है, रिमाइंड ऑफ इंस्पेक्टर राज। समझ रहे बात? इंस्पेक्टर राज किसको कहते हैं? इंस्पेक्टर राज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सरकार को और सरकार के अधिकारियों को बहुत बेतहासा पावर मिल जाता है चीजों को जांच पड़ताल और नियंत्रित करने का। ठीक है, तो इवन इफ दिस हार्क्स बैक, इवन इफ दिस मतलब ये कानून याद दिलाता है हम लोगों को इंस्पेक्टर राज सिस्टम का, फिर भी द प्रोसेस वुड डिसवेड एम्प्लॉयर्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द स्टेट। ठीक है, पहले इवन इफ का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले एक सेंटेंस लेते हैं इफ से, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। इफ यू अब्यूज मी, इफ यू अब्यूज मी, अगर तुम मुझे गाली दोगे तो। और अगर हम बोले आई विल नॉट बीट यू, आई विल नॉट बीट यू, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, इवन इफ यू डोंट अब्यूज मी, you don't abuse me, अगर तुम मुझे नहीं पीटो, even if you abuse me, sorry don't नहीं होना चाहिए था, even if you abuse me, अगर तुम मुझे गाली दोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। I won't beat you, I will not beat you, I will not beat you even if you abuse me, अगर तुम मुझे गाली दोगे तो भी। तो देखिए even if जब हम लगाते हैं तो कहते हैं अगर ऐसा होगा तो भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर यह इंस्पेक्टर राज सिस्टम को याद दिलाता है तो भी ये जो प्रोसेस है ये डिसवेड कर देगा। डिसवेड करने का मतलब डिस्करेज कर देगा। ठीक है, डिसवेड को देखिए कैसे यूज करते हैं। डिसवेड किसी आदमी को करते हैं हम लोग, डिस्करेज किसी आदमी को करते हैं, डिसवेड समबडी। ठीक है, और उसको कैसे डिसवेड करते हैं, क्या करने से? तो कोई काम करने से डिसवेड कर देते हैं। डिसवेड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, तो डिसवेड कर देगा एम्प्लॉयर्स को, समबडी यहां है, फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द स्टेट, मतलब एम्प्लॉयर्स उस राज्य में, मतलब बहुत सारे लोग अपनी कंपनी नहीं खोलेंगे, कारखाना नहीं खोलेंगे, जाहिर सी बात है, इतना फालतू का कानून बनाइएगा तो। इस तरह से दस डिफीटिंग द आइडिया, आइडिया को डिफीट करने का मतलब, किसी आइडिया को आप डिफीट कर रहे हैं, इसका मतलब उस आइडिया को आप फेल कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो आइडिया फेल हो जाएगा, वो आइडिया काम नहीं करेगा, है ना, डिफीट एन आइडिया। ठीक है, तो डिफीटिंग एन आइडिया ऑफ बूस्टिंग लोकल जॉब्स व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज रनिंग हाई। अनएम्प्लॉयमेंट इज रनिंग हाई मतलब बेरोजगारी एकदम तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस कंडीशन में जो आपका आइडिया है कि आप लोकल जॉब्स को बूस्ट करना चाह रहे हैं, बूस्ट करने का मतलब एनकरेज करना चाह रहे हैं, तो वो आइडिया जो है डिफीट हो जाएगा, वो आइडिया फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि फिर एम्प्लॉयर्स जो है ऑपरेट करेंगे नहीं स्टेट में, आकर के अपनी कंपनी और फैक्ट्री लगाएंगे नहीं आपके इस कानून की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट हैपनिंग हरियाणा बिकमिंग ए डिफिकल्ट प्लेस टू डू बिजनेस। लेकिन यह सिर्फ हैपनिंग हरियाणा का एक ऐसा मतलब ऐसा चीज, यह सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हैपनिंग हरियाणा मतलब अच्छा हरियाणा एक डिफिकल्ट प्लेस बनते जा रहा है बिजनेस करने के लिए। तो इससे भी आगे कुछ बात है, क्या है? ए सिंगल डिसरप्शन, गौर से समझिएगा, इन द गुड़गांव बैक ऑफिस ऑपरेशंस ऑफ ए ग्लोबल फर्म और द सप्लाईज ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ द न्यू लॉ would be damaging to India's already fragile reputation as a stable, trustworthy investment destination with a talented workforce। बहुत अच्छा है, कहा जा रहा है कि ए सिंगल डिसरप्शन, एक छोटा सा व्यवधान गुड़गांव के बैक ऑफिस में, बैक ऑफिस ऑपरेशन में, बैक ऑफिस ऑपरेशन किसका? ग्लोबल फर्म का या किसी सप्लायर का जो ऑटो कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है।
इस कानून के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ द न्यू लॉ मतलब इस नए कानून के कारण, वुड बी डैमेजिंग, डैमेज कर देगा इंडिया के उस ऑलरेडी फ्रेजाइल रेपुटेशन को। इंडिया का रेपुटेशन पहले से कमजोर है, फ्रेजाइल है। एज ए स्टेबल, किस रूप में इसका रेपुटेशन कमजोर है, खराब है? एक स्टेबल ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में, विथ ए टैलेंटेड वर्कफोर्स। मतलब यहां पर टैलेंटेड वर्कफोर्स के साथ ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में इसका रेपुटेशन इंडिया का पहले से खराब है। क्यों? यहाँ का मौसम, यहाँ के सरकार और राजनीतिक अस्थिरता, यहाँ पर धार्मिक उन्माद और दंगे फसाद, इन सब के कारण इंडिया का रेपुटेशन एक स्टेबल ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में पहले ही से खराब है। अगर इस तरह का कानून बनता है और इस कानून, हरियाणा में बने इस कानून के कारण गुड़गांव के बैक ऑफिस में कोई भी ग्लोबल फर्म का ऑफिस हो या किसी ऑटो कंपोनेंट्स का सप्लायर का ऑफिस हो, वहां पर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी काम पर असर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने में और ज्यादा हिचकेंगे। पहले से ही तो हिचकते थे यहाँ की स्थितियों के कारण। ए पॉसिबल इन्वेस्टर एक्सोडस एसाइड, संभव है कि इन्वेस्टर एक्सोडस हो जाए, बड़ी संख्या में निवेशक वहां से पलायन कर जाए, ये बात को एक तरफ छोड़ दीजिए। फिर भी दिस रन्स काउंटर टू द प्राइम मिनिस्टर्स एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्राइम मिनिस्टर ने जो एक घोषणा किया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसके विपरीत जाता है। रन्स काउंटर टू दिस मतलब उसके विपरीत जाता है, उसका विरोध कर रहा है। एंड वन नेशन वन मार्केट का भी विरोध कर रहा है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कुड प्लस V1 यूज करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए ना। कुड प्लस बहुत सारा यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा संभव है कि ये जो है बढ़ता हुआ बेरोजगारी एनकरेज कर दे दूसरे स्टेट्स को इसी तरह के कानून बनाने के लिए। एंड द लॉजिक कुड बी एक्सटेंडेड टू इंटरनल कैपिटल फ्लोज नेक्स्ट। ठीक है, और तब फिर लॉजिक, यही लॉजिक हो जाएगा आगे बढ़ करके सरकारें बोलेंगी कि भैया यहां का आदमी यही इन्वेस्ट करेगा, बाहर जाके इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब सोच लीजिए फिर इकोनॉमी का क्या हाल होगा। बिहार सीएम नीतीश कुमार has already pointed out that Bihar's deposits into the banking system are not matched by credit disbursals into the state. बिहार के सीएम नीतीश कुमार has already pointed out, हिंट कर चुके हैं पहले से कि बिहार का जो डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम में यहाँ के क्रेडिट डिस्बर्सल्स के बराबर मैच नहीं करता है। ठीक है, मतलब इस राज्य में जितना क्रेडिट दिया जाता है बैंक्स के द्वारा उतना डिपॉजिट मिलता बैंक को नहीं है। इट इज टाइम, समय आ चुका है कि सेंटर डिसवेड करे सच लेजिस्लेशन को, ऐसे कानूनों को विच थ्रेटन्स, जो खतरा पैदा करते हैं, टू नॉट ओनली अनलीश ए सॉर्ट ऑफ वर्क वीजा, एक तरह का वर्क वीजा अनलीश करने का खतरा पैदा हो रहा है फॉर इंडियंस विद इन द कंट्री। भारतीयों के लिए देश के अंदर ही वर्क वीजा बनाना पड़ेगा, बट ऑल्सो डैमेज क्रूशियल वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ये जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब एक ऑफिस में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, उस वर्क प्लेस के क्रूशियल वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को डैमेज करने का एक प्रयास है ऐसा कानून। तो प्रधानमंत्री को ऐसे कानून को, ऐसे लेजिस्लेशन को डिसवेड करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। देखिए यहां पर बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, हम यहां बोलना चाहेंगे आप लोगों को, गौर से समझिए। इट इज टाइम के बाद जनरली हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं ना, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है लेखक ने। ठीक है, यहां होना चाहिए डिसुएडेड, अर्थ वही आएगा कि केंद्र सरकार डिसुएड कर दे, टाइम आ गया है ऐसे लेजिस्लेशंस को। ठीक है, चलिए। इमोबिलाइजिंग ए मच वांटेड यंग वर्कफोर्स, वांटेड का मतलब एक्लेम्ड, प्रशंसित। इमोबिलाइज ही कर रहे हैं ना भैया कि आप अपने राज्य के लोगों को बाहर जाके काम नहीं करने दीजिएगा, जाहिर सी बात है, और बाहर के टैलेंटेड लोगों को यहां आके काम नहीं करने दीजिएगा। एंड रप्चरिंग द सोशल फैब्रिक, जाहिर सी बात है आप जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सोशल फैब्रिक को, इस तरह से जो है सामाजिक ताना जो है ताना बाना टूट जाएगा। विथ दिस पुश फॉर इंसुलैरिटी वुड बी द स्टार्ट ऑफ एन अनस्टेबल स्लाइड।
इंसुलरिटी का मतलब अपने लोगों के लिए एक इंसुलेशन बनाना, कवरेज, प्रोटेक्शन तैयार करना अपने राज्य के लोगों के लिए। ये एक शुरुआत हो सकता है, वुड बी का मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ऐसा होगा, संभावना ऐसा होगा कि शुरुआत हो जाएगा अनस्टॉपेबल स्लाइड का, एक ऐसे डिक्लाइन का जो किसी के रोके नहीं रुकेगा। आई होप कि बहुत सारे स्ट्रक्चर, ग्रामर और नए वर्ड्स आपको इस आर्टिकल में जरूर मिले होंगे। अगर आपको ये आर्टिकल का एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूजफुल चीज़ मिस न करें। थैंक यू वेरी मच।